तो हेलो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। फिर चाहे आप एग्रीकल्चर 12th के स्टूडेंट हो, 11th के हो या बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी ईयर के हो, प्री पीजी सुपरवाइजर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट और इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो इसको स्किप मत करना। अगर इसको स्किप कर रहे हो तो अपने आप का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर लोगे। आप आपके जो भी ड्रीम्स है, अचीव्स है, जो भी गोल्स हैं, उनसे बहुत दूर हो जाओगे। क्योंकि कुछ हद तक ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अपने जो ड्रीम्स है, अचीव जो गोल्स हैं, उनको पाएं जल्दी से जल्दी। क्योंकि आज के वीडियो में अपन एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है एग्रोनॉमी, जिसका फादर पीटर डी क्रेसेंजी कहलाता है, एग्रोनॉमी का फादर पीटर डी क्रेसेंजी ग्रीक भाषा का शब्द है। सॉइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यहाँ पे मैंने 10 लिखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व आउट करेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट कौन से हैं, वो सारे क्लियर करने वाले हैं। तो जहां तक है एग्जाम में इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको स्किप ना करें, एंड तक देखते हैं। तो टाइम खराब ना करते हुए पहला देखते हैं कि वाटर लॉगिंग से मृदा में प्रोत्साहन मिलता है। जो वाटर लॉगिंग होती है उससे मृदा में किस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, किस प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहला अपना शब्द जो है वाटर लॉगिंग, इरिगेशन वाले टॉपिक से अब मैंने ये चीज उठाई है इंपॉर्टेंट। तो वाटर लॉगिंग क्या होता है कि फसल में जो आपकी क्रॉप है उसमें आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा जो हो जाती है उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा वाटर लॉगिंग बोलते हैं। और क्वेश्चन अपना क्या, वाटर लॉगिंग से मृदा में किस क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। अब वो क्रिया अपने लिए लाभदायक, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, क्रॉप के लिए, किसान के लिए, फार्मर के लिए, वो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज देखते हैं। तो वाटर लॉगिंग क्या हो रहा है कि फसल में आवश्यकता से अधिक जल का भरना, वाटर लॉगिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं जलमग्नता, जलमग्नता, या बोलते हैं जलाक्रांति। और इसको जब फसल है, ये आपकी कोई फसल है, ठीक है, इसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया, वो स्थिति तो कहला रही है वाटर लॉगिंग। अब इसको निकाल रहे हैं, वो कहलाता है वाटर ड्रेनेज, जल निकास। जल निकास, जल निकास क्या होता है? फसल के अंदर आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अब वो जल निकास के अलग अलग मेथड है, वाटर ड्रेनेज के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है। मोल नालियां, कट नालियां, कटआउट नालियां, वो बाद की बात। अभी तो इससे वाटर लॉगिंग से मृदा में प्रोत्साहन मिलता है। इसका जो आंसर है, जिन जिनको आता है वो मेरे को कमेंट में बताएं, बाकी मैं बताता हूं विनाइट्रीकरण। इसका जो आंसर रहेगा विनाइट्रीकरण। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कितनी कितनी चीजें होती है वो मैं समझाता हूं आपको। एक खेत है, ठीक है, उसके अंदर आपके फसल लगा रखी है, उसको आवश्यकता से जितनी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है उससे अधिक अगर जल की प्राप्ति हो रही है तो उसमें एक तो विनाइट्रीकरण हो जाएगा, नाइट्रीकरण जो है उसका विनाइट्रीकरण हो जाएगा। और क्या क्या होगा, जो आपकी सोइल है उसकी फिजिकल जो कंडीशन है, भौतिक जो उसको बोलते हो भौतिक स्थिति, भौतिक संरचना या भौतिक स्थिति जो है मृदा की, वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोइल जब अपन पढ़े थे, सोइल का संगठन जो अपन पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि सोइल में 50% होता है पोरोसिटी और 50% होता है ठोस भाग, ठीक है, ठोस भरवा। तो उसमें क्या होता है, 50 में से 5% कार्बनिक और 45% खनिज पदार्थ होता है, 5% कार्बनिक, और नीचे जो 50 बच रहा है उसमें 25% सोइल एयर होती है और 25% सोइल वाटर होता है। जब आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा हो जाएगी तो सोइल का जो भौतिक फिजिकल कंडीशन है वो सारी खराब हो जाएगी। फिजिकल कंडीशंस में खराब हो रही है तो क्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो पादप पोषक तत्व है, आवश्यकता से अधिक पानी भर रहा है तो पादप पोषक जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स जो आपने दिए, मैन्यूर्स जो है, मिनरल्स जो है, उन सबकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग वो क्या होएगा, जो आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है उसमें जो संस्तर होते हैं, आवश्यकता से अधिक जल हो गया तो जो आपके खाद उर्वरक जो आपने दिया है, जो पादप पोषक तत्व थे, वो सारे उसमें घुल के नीचे चले जाएंगे, नीचे के संस्तरों में गमन हो जाएगा, उनका लीचिंग हो जाएगी। तो अपने को एक तो वो नुकसान हो रहा है, एक हो रहा है जो सॉइल फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता जो है, मृदा उर्वरता जो है वो गिर जाएगी, उस खेत की जो सोइल फर्टिलिटी है वो गिर जाएगी। तो अपन जो क्रॉप प्रोडक्शन ले रहे हैं, जितना अपने को चाहिए उतना अपने को नहीं मिल पाएगा, उचित मात्रा में जो लाभ अपन कमा रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। प्लस जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोबायोलॉजी जो जीव है, वो उनकी उपलब्धता बिल्कुल कम हो जाएगी, उनको जो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जो पोरोसिटी है, रंध्रावकाश, वो कम हो जाएगा, उसकी मृदा की उर्वरता गिर जाएगी, भौतिक संरचना उसकी खराब हो जाएगी, पादप पोषक तत्वों तथा जो खनिज पदार्थ है उनका नीचे निक्षालन हो जाएगा और विनाइट्रीकरण हो जाएगा। तो पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे क्लियर होता है कि वाटर लॉगिंग, फसल में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाने को वाटर लॉगिंग कहते हैं तथा उसको बाहर निकालने को वाटर ड्रेनेज कहते हैं। वाटर लॉगिंग से क्या क्या होगा, सोइल अपनी किस प्रकार इंपैक्ट होगी कि एक तो विनाइट्रीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी, प्लस
उसकी जो भौतिक संरचना है, फिजिकल जो कंडीशंस है वो पूरी खराब हो जाएगी, उसका जो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी, रंध्रावकाश है वो कम हो जाएगा, जो सूक्ष्म जीव है मृदा में उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी और हानिकारक प्रभाव पड़ने लगेगा। जो जितने भी अपने पोषक तत्व हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो खनिज मिनरल्स है, जो आपके उर्वरक है, उन सब का क्या होगा, लीचिंग हो जाएगी, वो नीचे के संस्तरों में चले जाएंगे। तो ये आपका पहला क्लियर होता है। सेकंड नंबर देखते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, उच्छलन या साल्टेशन। हिंदी में बात करें तो उच्छलन और इंग्लिश में बोले साल्टेशन। तो साल्टेशन क्या है, इससे भी आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं, तो जिन जिन को आता है वो बताएं साल्टेशन। आपने सोइल इरोजन का नाम सुना होगा, सोइल इरोजन, मृदा क्षरण या अपरदन, अपरदन या क्षरण। क्या होता है, सोइल का मृदा कणों का अपने मूल स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पे चले जाना क्या कहलाता है, सोइल इरोजन या मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। अपन बात कर रहे हैं साल्टेशन कि साल्टेशन क्या है, तो मृदा का एक स्थान से अपने मूल स्थान से टूट के दूसरे स्थानों पे चले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, बाई एयर और बाई वाटर, दो प्रकार का होता है। ये जो उच्छलन है ये किसका प्रकार है, ये जो अपना क्वेश्चन है सीधा सीधा ये कि उच्छलन किसका प्रकार है। तो सोइल इरोजन का जो वाइंड इरोजन बाई एयर है, बाई एयर के द्वारा, वायु के द्वारा जो मृदा कणों का एक स्थान से अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है उसको वायु अपरदन कहते हैं। उसका प्रकार ही उच्छलन या साल्टेशन, जो कि सबसे ज्यादा, जितना भी वायु द्वारा जो अपरदन हो रहा है उसका लगभग 50 से 70% उच्छलन या साल्टेशन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, 0.1 से 0.5 mm तक के जो कण है, अब शब्द से समझ में आ रहा है उच्छलन, उछल उछल के, ठीक है, उच्छलन मतलब उछल उछल के। तो 0.1 से 0.5 mm तक के जितने भी सोइल के जो कण है, पार्टिकल है, वो क्या होता है, हवा के साथ उछल उछल के, मतलब उड़ के, कुछ मात्रा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और अपरदन किसको बोल रहे हैं, कि मृदा कणों का उनके मूल स्थान से या मूल पैतृक पदार्थ से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना क्या कहलाता है, सोइल इरोजन। जो दो कारकों के दो फैक्टर होते हैं इसके, बाई एयर और बाई वाटर। तो बाई एयर वाला है उसमें उच्छलन उसका प्रकार है, और उच्छलन जो इसके 3 प्रकार है ना, उसमें सबसे ज्यादा 50 से 70% इसी के द्वारा हो रहा है, उच्छलन के द्वारा। 0.1 से 0.5 mm तक के कण उड़ के धूल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहे हैं, उसी को बोलते हैं। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, सीट इरोजन, सीट इरोजन, सतह क्षरण जिसको बोलते हो आप, सतह क्षरण या सतह अपरदन। अब ये तो मैंने बताया बाई एयर, ठीक है। बाई वाटर अगर अपन बात करें कि जल के द्वारा मृदा का अपरदन, तो जल के द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है उसमें एक अपरदन दिया सतह क्षरण, सतह क्षरण। तो शब्द देखो, सतह मतलब सरफेस, क्षरण मतलब इरोजन हो गया उसका। तो ये देखो बाई एयर वालों में तो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा यही होता है, बाई साल्टेशन। 50 से 70%, 0.1 से 0.5 mm तक के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बात करें इसकी सीट इरोजन की, तो इसमें क्या होता है, जल के द्वारा, ये देखो इसकी मेन जो चीज है, किसानों के द्वारा नग्न आंखों द्वारा देखा नहीं जाता। जल के द्वारा क्या होता है, जो मृदा की ऊपरी सतह है, जो उपजाऊपन है, जो उपजाऊ परत है, उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, आपके खाद उर्वरक जो आपने दिया है, जो भी खनिज पदार्थ थे उसमें, कार्बनिक पदार्थ थे उसमें, वो क्या होता है, सारे बह के इसके द्वारा इसमें बह के चले जाते हैं पानी में, और ऐसे दिखाई भी नहीं पड़ता नग्न आंखों से कि क्या हुआ, बहा है नहीं हुआ। तो मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे नुकसानदायक, किसानों के लिए सबसे नुकसानदायक, कृषि उपज की गिरावट के लिए सबसे नुकसानदायक कौन सा है, सीट इरोजन, सतह क्षरण। और सतह क्षरण किसका प्रकार है, सोइल इरोजन का प्रकार है। सोइल इरोजन में कौन से कारक का है, बाई वाटर का। और जो साल्टेशन है वो बाई एयर का है, और 50 से 70% तक होता है, और कितने 0.1 से 0.5 mm तक के कणों का आता है। तो दो आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो मदर सीड है, जो मदर सीड है उसका सोर्सेज क्या है अपने बारे में। तो इसे को सीड में से कोई सा भी आप एग्जाम दे लो, XYZ कोई सा भी सीड का क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है। तो सीड का मैं आपको बता देता हूं, मदर सीड है उसका आपके पास सोर्सेज क्या है। तो मदर सीड को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सीड भी बोलते हैं, और आधार बीज भी इसको बोलते हैं हिंदी में, आधार बीज, आधार बीज, मदर सीड, फंडामेंटल सीड। तो एक चीज, पहली चीज तो आधार बीज में जो टेग होता है वो वाइट होता है, सफेद। कैसे याद करोगे इसको, सफेदार, सफेदार मतलब आधार बीज पे सफेद कलर का टेग होता है। ये तो बात हो गई। क्वेश्चन जो अपना वो है कि फंडामेंटल जो सीड है अपना, उसका सोर्सेज क्या रहेगा, फंडामेंटल सीड का सोर्सेज क्या रहेगा। तो इसका जो सोर्सेज है वो है प्रजनक, ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। वो कैसे, वो समझाता हूं मैं। देखो बीज में सबसे पहले आपको क्या आता है, न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज जिसको बोलते हो। उसके बाद में आएगा आपके ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज,
प्रजनक या ब्रीडर। अब प्रे मतलब पीला, सुनहरा पीला टैग होता है इस पे, सुनहरा पीला कलर का टैग होता है। इस प्रजनक के बाद में आता है आपके मदर सीड, MOTHER, मदर सीड, या जिसको बोल सकते हो फंडामेंटल सीड या आधार बीज। तो इसका मैंने बता ही दिया, आधार सफेद हार, सफेद कलर का टैग होता है प्रजनक। और इसका क्या सोर्सेज रहेगा, इसके बाद में आता है न्यूक्लियस सीड, प्रमाणित बीज, जिसपे होता है नीले कलर का टैग, जो कि किसानों को दिया जाता है। अपना क्वेश्चन क्या था कि जो मदर सीड है उसका अपने पास सोर्सेज क्या है, तो उसका सोर्सेज अपने पास रहता है कौन सा, आप यहीं पे देख लो, मदर सीड है, किसके द्वारा तैयार हो रहा है, प्रजनक सीड। ब्रीडर सीड जो है वो मदर सीड का सोर्सेज होता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य वर्ष, जो सॉइल हेल्थ ईयर है, मृदा स्वास्थ्य वर्ष कौन सा, किसको घोषित किया गया है और किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो मृदा स्वास्थ्य वर्ष 2014 को घोषित किया है खाद्य एवं कृषि विभाग जो है रोम इटली, 2014 मृदा स्वास्थ्य वर्ष कब घोषित किया गया, 2014 को किया गया, किसके द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली के द्वारा। अब मृदा स्वास्थ्य वर्ष तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक सोइल हेल्थ कार्ड भी आता है, इससे रिलेटेड चीज की बात करें तो सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य वर्ष याद रखना 2014 रोम इटली, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। अब आता है एक सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, सोइल हेल्थ कार्ड। ये जो स्कीम है ये राजस्थान में स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, कहां से, तो ये हुई थी 19 फरवरी को, ठीक है। कब हुई थी, 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है वो हुई थी 19 फरवरी 2015 को, 2015। कहां से, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ जगह है वहां से, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और किसने की थी, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। यहाँ पे दो चीज क्लियर होती है सोइल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। पहली चीज तो ये कि मृदा स्वास्थ्य वर्ष कब घोषित हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित हुआ था 2014 के अंदर, किसके द्वारा, जो रोम इटली में जो खाद्य संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा किया गया था 2014 में। इसके बाद में बात आती है अपने पास सोइल हेल्थ कार्ड की। सोइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया इसको। और क्या नारा दिया, स्वस्थ धरा खेतरा, स्वस्थ धरा, धरा का मतलब यहाँ पे भूमि, मृदा से है, ठीक है, लैंड से है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये नारा देके स्टार्ट किया गया था। सोइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो 19 फरवरी 2015 गंगानगर, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से और श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट जो अपना है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद यूपी, ये सबको पता है कि राष्ट्रीय जो जैविक खेती केंद्र है, ये क्वेश्चन कई बार, यहाँ पे दो चीज क्लियर करवा रहा हूं मैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे, गाजियाबाद में, गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय जो जैविक खेती केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसको जिसको आता है वो मेरे को कमेंट करके बता देना एक बार, बाकी मैं बता देता हूँ 2004। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको दो तरीके से पूछा हुआ, तो मैंने दोनों इसमें ऐड कर दिया। कई बार ये सीधा आता है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है, गाजियाबाद यूपी, स्थापना 2004 में हुई थी। अब जैविक खेती का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो जैविक खेती से रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। जैविक खेती से कि जो सिक्किम है उसको देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम जो है, सिक्किम उसको देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। कब किया गया, ये पहली चीज तो ये आती है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कब, 2004 में। दूसरी चीज यहाँ जैविक खेती आया तो लगे हाथ, इसको भी क्लियर करते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि जो सिक्किम है उसको, चलो ठीक है, देश का पहला जैविक राज्य घोषित कर दिया गया सिक्किम को, पर कब किया गया ये आता है क्वेश्चन। तो जिसको पता है मेरे को एक बार बता देना कमेंट करके, मैं राइट आंसर इसका बता देता हूँ। इसको क्या कहता है, 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य 18 जनवरी 2016, नोट आउट कर लेना चीज। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में कंपोस्ट बनाने की। यहां तक के 5 तक कंप्लीट कर लिया हमने, इनको मैं हटा देता हूं। करते हैं 6 नंबर कि कंपोस्ट बनाने की अवायवीय विधि का विकास किसने किया और कौन सी है। कंपोस्ट जो खाद बनाने की अवायवीय विधि है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंपोस्ट बनाने की कितनी विधियां हैं और कौन सी विधि में अवायवीय विधि कहते हैं, जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सी विधि को कहते हैं, और फिर उसका विकास किसने किया। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो आपकी जो कंपोस्ट बनाने की जो विधि है अवायवीय विधि, वो है बेंगलोरा विधि। कौन सी है, पहले तो ये पता होना चाहिए, बेंगलोरा विधि है, बेंगलोरा विधि। अब बेंगलोरा विधि का विकास किसने किया था, डॉक्टर CN आचार्य,
CN आचार्य। जो इस विधि को क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में काम में लेते हैं। इसमें खाद को है ना पलटने की जरूरत नहीं होती, तो जो श्रम की भी बचत होती है इसमें। अवायवीय विधि कहलाती है और CN आचार्य ने इसको विकसित किया था। बेंगलोरा विधि इसका नाम है और कंपोस्ट बनाने की इसको अवायवीय विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें, दो विधियां और है इसकी, नेडेप विधि और इंदौर विधि। नेडेप कंपोस्ट बनाने की विधियां की बात कर रहे हैं ना, तो अवायवीय विधि में आ गई बेंगलोरा विधि, CN आचार्य द्वारा विकसित की गई, शहरी क्षेत्रों के लिए सूटेबल थी। प्लस इसमें श्रम की कम लगाना पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है, पलटना नहीं पड़ता है। दो विधियां और है इसकी, एक तो है नेडेप विधि, नेडेप विधि, और जो दूसरी विधि है इसके अंदर वो दी हुई इंदौर विधि। नेडेप विधि और इंदौर विधि, इंदौर विधि। तो जो नेडेप विधि है वो महाराष्ट्र के नेडेप काका, एक कृषक थे नेडेप काका, उनके द्वारा विकसित। और इंदौर विधि है वो है ए हावर्ड व यशवंत डी वार्ड, यशवंत डी वार्ड, ये दो वैज्ञानिकों के नाम है। तो कंपोस्ट बनाने की मेनली तीन ही विधियां हैं, इंदौर विधि जो ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड द्वारा विकसित है, नेडेप विधि महाराष्ट्र के नेडेप काका। जो थर्ड जो विधि है बेंगलोरा विधि, जिसके ऊपर अपना क्वेश्चन था कि कंपोस्ट बनाने की अवायवीय विधि कौन सी है और इसका विकास किसने किया, तो अवायवीय विधि बेंगलोरा विधि है, CN आचार्य ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की परिस्थितियों के लिए बेस्ट वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाली जाति कौन सी है। राजस्थान की जो भी परिस्थितियां, क्लाइमेट जो सूटेबल रहे, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली केंचुए की कौन सी प्रजाति है। तो जिसको पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर बार रिवाइज भी होता है, तो वो मेरे को बता दे। बाकी इसका जो आंसर है वो है आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा जो प्रजाति है, केंचुए की प्रजाति है, वो क्या है, राजस्थान की परिस्थितियों के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की बेस्ट प्रजाति है। अब केंचुए तीन प्रकार के होते हैं, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। तो अपने ज्यादा जो काम में लेते हैं एपिजिक प्रकार के, एपिजिक। और ये जो विधि जो है आइसिनिया फोएटिडा केंचुए की, ये 90% तक कार्बनिक पदार्थ को खाती है, 90% तक कार्बनिक पदार्थ को खाती है। अब वर्मी कंपोस्ट की बात आई है, तो वर्मी कंपोस्ट केंचुए खाद को बोलते हैं, सबको पता है। वर्मी कल्चर केंचुए का अध्ययन या केंचुआ पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। और राजस्थान की परिस्थितियों के लिए आइसिनिया फोएटिडा अच्छी प्रजाति है। और एपिजिक प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होते हैं, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। तो एपिजिक अपने ज्यादातर यूज करते हैं। और ये जो प्रजाति है आइसिनिया फोएटिडा 90% तक कार्बनिक पदार्थ को खाती है। अब ठीक है, हमने ये बना लिया, सपोज वर्मी कंपोस्ट हमने बना लिया, तो वर्मी कंपोस्ट के यूज से अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। आप एक किसान हो, वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या लाभ हो गए वो चीज देखें। तो खेत में एक तो ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस है वो बढ़ जाएगा। प्लस आपके जो खरपतवार हैं, दीमक है, उनका प्रकोप कम हो जाएगा। आपकी जो कायिक वृद्धि होती है फसलों की वो अधिक होएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी फसल के अंदर, कीट और जो रोग हैं उनसे जल्दी से फसल आपकी इंपैक्ट नहीं होगी। ये वर्मी कंपोस्ट वाला हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, कि किस मोट को किस जैव उर्वरक प्रजाति से उपचारित करते हैं। जैव उर्वरकों का नाम सुना होगा सबने, तो मोट को कौन सी जैव उर्वरक प्रजाति से उपचारित करते हैं। जिसको आंसर आता है मोट वाला, कि मोट के अंदर कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, तो वो मेरे को एक बार कमेंट करके बता दे। मैं बता देता हूँ मोट के लिए, जिनको आता है वो कमेंट कर दें एक बार। राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम फेजियोलाई। अब यहां पे एक चीज समझना, जो मोट है वैसे वो लेग्यूमिनिसोरम में आ रही है, मटर वगैरह जो आपके हैं, दालें, चना, उसको किसमें करते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। जबकि जो मोठ और राजमा है उसको किस प्रजाति से करते हैं, इससे, राइजोबियम फेजियोलाई। और जो चीजें रह गई, जैसे बरसीम है आपके, रिंजगा हो गया, मेथी हो गई, उनकी बात करें आपके, तो मटर और मसूर जो है, मटर और मसूर है वो हो गई राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। और मोठ और राजमा, ये जो दोनों चीज हैं वो किससे की जाती है, राइजोबियम फेजियोलाई। और रिंजगा और मेथी राइजोबियम मेलिलोटाई, रिंजगा और मेथी, राइजोबियम, वैरायटी कौन सी, मेलिलोटाई।
इनमें से जैविक उर्वरकों में से, देखो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम में, वो अभी जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके हिसाब से आते हैं। तो आपके जो फर्टिलाइजर रासायनिक जो उर्वरक है उनका प्रयोग कम करके वर्मी कंपोस्ट हो गया, जैविक खादें हो गई, और भी जो मैंने अभी ऊपर विधियाँ बताई थी उनमें, ठीक है, वर्मी कल्चर हो गया, इनको ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन्हीं के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्कोप इन्हीं का ज़्यादा रहता है। तो रिजिका और मेथी, राइजोबियम मेलिलोटाई, और अपना जो क्वेश्चन था कि मोट को किस जैव उर्वरक प्रजाति से उपचारित करते हैं, तो मोट को किससे करते हैं, राइजोबियम फेजुलोए से, और मटर उनको राइजोबियम लेग्यूमिनिस्टोरम। अब इसमें बचता है बरसीम। बरसीम को किससे करते हैं, ये चीज़ें याद रखना। बरसीम को करते हैं ट्राइफोलाई के द्वारा, राइजोबियम ट्राइफोलाई। बरसीम को किससे करते हैं, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 9वां और 10वां, इसमें क्राइसोपिड्स है। अब ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो भी देख रहे हैं एक बार जिन जिन को पता है कि क्राइसोपिड्स क्या है वो मेरे को बताएं कमेंट्स में। मैं एक एक की सबकी चेक करता हूँ, ठीक है। क्राइसोपिड्स क्या है मैं बताऊंगा आपको, पहले आप बताएं मेरे को। क्राइसोपिड्स है, सीधा आपको क्वेश्चन आता है, या फिर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्राइसोपिड्स का, ऐसे ना पूछ के डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्राइसोपिड्स के बारे में। ऑप्शन देके मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट वाला। जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है, अब सबके समझ में आ जाएगा। जैविक नियंत्रण हेतु, जैविक कीट नियंत्रण, जो इंसेक्ट बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उसके लिए, जैविक कीट नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है, परभक्षी कीट है। अब मैं इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आप क्राइसोपिड्स ले लो, सेकंड आपको दे देते हैं एनपीवी, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा। अब इस एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 चीजें क्लियर करवाने वाला हूं। एक तो जैविक कीट जो है अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इंसेक्ट्स के काम में आते हैं वो चीज, दूसरी क्राइसोपिड्स क्या है, एनपीवी क्या है, ट्राइकोग्रामा क्या है और ट्राइकोडर्मा क्या है, ये चारों चीज। तो अपना जो क्वेश्चन है 9 नंबर का वो ये कि क्राइसोपिड्स क्या है। तो जिसको पता है वो राइट आंसर बता दे। इसका राइट जो आंसर है कि जैविक कीट नियंत्रण परभक्षी कीट है। क्राइसोपिड्स क्या है, एक जैविक नियंत्रण, जो कीटों का जैविक नियंत्रण किया जाता है ना दूसरे कीटों के द्वारा, उसके लिए परभक्षी कीट है। इसका जो राइट आंसर है वो ए आ गया। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछते हैं कि जैविक कीट नियंत्रण परभक्षी कीट है तो वो कौन सा है, क्राइसोपिड्स। और अगर ऐसे पूछते हैं कि क्राइसोपिड्स है तो क्या है, एक परभक्षी कीट है, किसके लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, इंसेक्ट का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसके लिए। अब बात आती है अपनी एनपीवी के लिए। तो एनपीवी क्या है, सबको पता है, न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रेट वायरस। दूसरा आता है ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा, सबसे कंफ्यूजन ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा है एक मित्र फफूंद कीट है, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद कीट है, जो सोइल में यूज के लिए जाता है ज्यादातर बीजोपचार वगैरह के लिए, जो हानिकारक जो फफूंद है सोइल में उनको मारने के लिए। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक मित्र फफूंद कीट है। और ट्राइकोग्रामा की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, अंड परजीवी है, एक अंड परजीवी है। और क्राइसोपिड्स है एक परभक्षी कीट है जो क्या करता है, मुलायम शरीर वाले चने के जो चेपा थ्रिप्स जो हैं, मुख्यतः लेप्टिडोप्टेरा गण के जितने भी जो हानिकारक जो कीट है, लेप्टिडोप्टेरा के जितने भी हानिकारक जो कीट है जो किसान को फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाने के काम में आते हैं क्राइसोपिड्स। उनका क्या करता है, खात्मा करता है, उनका कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। लास्ट जो अपना क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। फर्स्ट है दिल्ली विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन फर्स्ट पे है दिल्ली, सेकंड पे है वॉशिंगटन और थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड पे है रोम इटली और फोर्थ पे है स्टॉकहोम। प्रश्न दोबारा देख लें, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, स्टॉकहोम। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन, बाकी सेकंड पार्ट में और भी 50 क्वेश्चन बनाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स को लेके हैं, वो बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जिनको ये समझ में आए या कुछ हेल्प हुई है तो वो मेरे को बताएं, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं जल्दी से।
देखो वाटर लॉगिंग से मृदा में प्रोत्साहन मिलता है किसको, विनाइट्रीकरण को, कि मृदा में आवश्यकता से अधिक जल हो जाएगा तो विनाइट्रीकरण होगा, जो आपके ह्यूमस वगैरह जो है आपके पदार्थ है, सूक्ष्म जीव हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स है, मिनरल्स है, उनकी लीचिंग हो जाएगी, उसकी सोइल की फिजिकल कंडीशंस खराब हो जाएगी। सेकंड जो अपना था उच्छलन या साल्टेशन क्या है, तो जो सोइल इरोजन 2 टाइप से होता है, ठीक है, बाई एयर और बाई वाटर। तो जो बाई एयर वाला है उसके अंदर साल्टेशन उसका प्रकार है जिसमें 0.1 से 0.5 mm तक के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चले जाते हैं और सर्वाधिक नुकसान करता है कितना, 50 से 70% तक। थर्ड जो अपना था वो था फंडामेंटल सीड, जो है मदर सीड है, उसका सोर्सेज क्या है, तो उसका क्या था, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड प्रजनक बीज जिस पे सुनहरा पीले कलर का टैग होता है, और जो फंडामेंटल सीड है मदर सीड उस पे सफेद कलर का टैग होता है, और मदर सीड से बनाया जाता है क्या, प्रमाणित बीज, ठीक है, न्यूक्लियस सीड, प्रमाणित सर्टिफाइड जिस पे होता है नीले कलर का टैग। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था मृदा स्वास्थ्य वर्ष, मृदा स्वास्थ्य वर्ष 2014 कब बनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य वर्ष 2014 को, और सोयल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015, और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ जिले, ठीक है, श्री गंगानगर सूरतगढ़, और किसके द्वारा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिफ्थ नंबर का जो देखते हैं अगर जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट, लास्ट का सबसे लास्ट वाला, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट क्राइसोपेड्स, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे होता है, स्टॉकहोम में होता। राजस्थान की परिस्थितियों के लिए बेस्ट जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाली जाती है कौन सी ने, आइसिनिया फोर्टिडा है, जो कि एपिजिक प्रकार का केचुआ है। कंपोस्ट बनाने की अवायवीय विधि कौन सी है, बेंगलोरा विधि है, CN आचार्य ने विकसित की थी। तो आज का ये राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद 2004। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यही किए कि एग्रोनॉमी में पूरा सोइल साइंस से लेके इरिगेशन वगैरह, सीड वगैरह सारा कुछ लेके जो खाद उर्वरक वाला टॉपिक है वहाँ तक का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी मेरे को एक बार फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा क्या लगा। बाकी सेकंड पार्ट कब क्या करना है वो बताएं मेरे को। थैंक यू।